जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल और अन्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 10th का फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम फिजिक्स का पहला चैप्टर लेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में, वह सभी को डिस्कशन करेंगे। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन होगा। इसके बाद फिर अगला दूसरा मानव नेत्र का, फिर तीसरा, इसी तरह से सभी टॉपिकों को हम इसमें बताएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। मतलब कोई पारदर्शी माध्यम होता है, उसमें प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में। दोस्तों देखिए, मेरे साथ भी आप बोलते जाइएगा ताकि आपको भी रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपके पास वहाँ जहाँ पर आप बैठे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, तो आप इससे एक कॉपी निकाल कर नोट्स भी बनाते जाइएगा। आगे है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3। तो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ना। निर्वात में प्रकाश कितना चाल से चलता है वो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। लेकिन वहीं पर नीचे भी देखिए, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो धनात्मक। जब आता है अवतल दर्पण की तो ऋणात्मक हो जाएगा, और उत्तल दर्पण की होगा तो धनात्मक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो अवतल लेंस का भी ऋणात्मक होती है, ठीक है, और अवतल दर्पण का भी ऋणात्मक होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है? ऋणात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है? तो धनात्मक। आभासी का धनात्मक और वास्तविक का ऋणात्मक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से कौन है? आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है? यम बराबर भी माइनस में भी बटे यू, माइनस भी बटे यू होता है क्या? यम बराबर गोलीय लेंस का उत्पन्न आवर्धन निम्न में से क्या होगा? तो गोलीय उत्पन्न क्या हो जाएगा? यम बराबर भी बटे यू, यम बराबर भी बटे यू होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है। तो ऊपर की ओर कैसा होता है? धनात्मक। जैसे देखिए दोस्तों, अगर इस तरह से हो तो इधर क्या हो जाएगा? वाई जो कि धनात्मक में है प्लस में, और नीचे हो जाएगा वाई ऋणात्मक में। इधर हो जाएगा एक्स जो कि धनात्मक में, इधर हो जाएगा एक्स जो कि ऋणात्मक में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर बाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां कैसा हुआ? तो ऋणात्मक होगा। इसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 10। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई क्या होगी दूरियां? तो धनात्मक होगी। यानी प्लस एक्स की ओर धनात्मक है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के की ओर माइनस एक्स की ओर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। यानी इसी से पहचान ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक है। यहाँ पर प्लस था तो हो जाएगा, हो गया धनात्मक, और यहाँ माइनस था तो हो गया ऋणात्मक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।
दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? मतलब दांत का जो प्रतिबिंब देखते हैं दांत के डॉक्टर, वो किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। कौन? दांत के डॉक्टर, यानी जो डॉक्टर दांत के मरीजों को इलाज करते हैं। अगला है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कहाँ? सौर भट्टियों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश स्तंभाकार किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। कैसा दर्पण होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। शेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण कौन होते हैं? अवतल। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण होते हैं। वाहनों के पक्ष दृश्य पीछे के यानी कि वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। पीछे के वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है? क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। गोलीय लेंस का वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? तो द्वारक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है? तो उत्तल लेंस में। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस का ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की क्षमता होगी धनात्मक। अवतल लेंस के ऋणात्मक, अवतल लेंस की धनात्मक होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो डाईऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डाईऑप्टर होता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु कहाँ होना चाहिए? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। कहाँ होगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ होना चाहिए? तो उत्तल लेंस के सामने वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? तो वक्रता केंद्र पर। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। कैसा? या तो दर्पण समतल हो या तो दर्पण उत्तल हो। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने ते समय आप किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्दकोश को पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए क्या होता है? 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण। निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर। मतलब कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम का आवर्तनांक होता है। आवर्तनांक बराबर क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर होता है। प्रकाश का आवर्तन नियम, स्नेल का नियम क्या है? तो साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है स्थिरांक। साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक किसका होता है? स्नेल का नियम। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस द्रव्यमान माध्यम का निरपेक्ष आवर्तनांक अधिकतम होता है? किसका होगा? बेंजीन का। किसका होता है? बेंजीन का होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्न में से किस ठोस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष आवर्तनांक अधिक होता है? तो हीरा का। हीरा का क्या होता है? अधिक होता है। निम्न में से किस गोलीय द्रव्यमान माध्यम का निरपेक्ष आवर्तनांक अधिक होता है? किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक कैसे लिखा जाता है?
तो CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखा जाता है? CO2। प्रकाश का आवर्तनांक का कारण क्या है? प्रकाश का आवर्तनांक का कारण है प्रकाश की चाल परिवर्तन। प्रकाश की चाल परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 37। यदि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में V1 तथा माध्यम 2 में V2 है तो V3 है न V2 है तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष आवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो V1/V2 होगा। V1/V2। अवतल दर्पण को निम्न में से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? अवतल दर्पण को क्या नाम से जाना जाता है? तो अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। उत्तल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है? तो अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण को। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। अवतल लेंस की निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। उत्तल लेंस को निम्न में से किस एक नाम से जाना जाता है? तो अभिसारी। उत्तल लेंस हो तो अभिसारी। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F। 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है दर्पण सूत्र। उसके बाद है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र बराबर क्या होता है? 1/V - 1/U बराबर 1/F। ये लेंस सूत्र होता है। पतले लेंस के आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो अधिक होती है। मोटे लेंस का अधिक होगा, पतला लेंस के कम होगा। पतले लेंस का आवर्धन क्षमता कम और मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता अधिक। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी एवं सीधा होता है। क्वेश्चन 17। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? तो आभासी एवं सीधा होता है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। कैसा होता है? अनंत। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल फोकस पर अनंत होती है। कैसा होती है? अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो प्रकाशिक केंद्र की और फोकस के बीच होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। क्या वहाँ होती है? फोकस पर होती है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। कैसा होता है? तो फोकस पर होता है। कैसा होता है? फोकस पर। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? बिना विचलन के निर्गत होता है। बिना विचलन के क्या होता है? तो निर्गत हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है। निर्गत किरण क्या होता है? मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या होता है? तो परावर्तित किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तित किरण कहाँ से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है।
क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या होता है, उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होता है। कहाँ जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र के और निर्देशित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या होता है, तो उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तन हो जाती है। यदि किसी लेंस की क्षमता +1D है तो उस लेंस फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 100 सेमी हो जाएगा। कहाँ क्या होगा, 100 सेमी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किसी परावर्तन माध्यम में रखी आयताकार कांच के सिल्ली से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्पन्न करती है। पसर्व स्थिरांक विस्थापन क्या उत्पन्न करती है, पसर्व विस्थापन उत्पन्न करती है। यदि दर्पण उत्पन्न आवर्धन यम बराबर +2 है तो यह दर्पण किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण। यदि दर्पण उत्पन्न आवर्धन यम बराबर -2 है तो यह दर्पण कैसा होगा, यह दर्पण कैसा होगा, तो अवतल दर्पण। दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। क्वेश्चन 63 देखिए, यदि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यम बराबर +1/2 हो तो वह दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। क्या दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। यदि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यम बराबर +1 हो तो बिंब की स्थिति क्या होगी, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होगी। कहाँ होगी, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होगी। क्वेश्चन नंबर अंतिम है 65, यदि किसी लेंस 65 पूरा नहीं है, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना